अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे? गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे? और पैसा हो तो क्या खरीदेंगे? प्राइवेट जेट, प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट? आज इस वीडियो में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे इन सब चीजों में ज्यादा कुछ दिलचस्पी है नहीं, पर पैसा इतना कि पूछो मत। फिर सवाल यही उठता है कि ऐसा व्यक्ति आखिर इतने पैसे का करता क्या होगा? बस छोटे मोटे शौक है इनके, जैसे कि किसी देश की करेंसी को मैनिपुलेट कर ढेर सारा प्रॉफिट कमा लेना, देशों की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करना, अप्रत्यक्ष रूप से कई देशों की सरकारें गिराने में इनका हाथ होना, दुनिया भर में होने वाले कई सारे प्रोटेस्ट्स और दंगों में इनका हाथ पाया जाना, वगैरह वगैरह। तो आखिर कौन है ये व्यक्ति और क्या ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है? आइए जानते हैं। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द वॉरियर प्रिंसेस पर। ये वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि सबको पता लगे कि आखिर भारत के लिए ये नई परेशानी कौन है। Nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state. जी हाँ, 90 वर्ष के यही है वो महाशय जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। नाम है जॉर्ज सोरोस और जगह है 2020 के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। मतलब कबर में पैर लटकाए चच्चा अपने सारे शौक पूरे किए ले रहे हैं। दिल्ली हिंसा का ये नया वीडियो हिलाने वाला है। वीडियो की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली दंगों का सोरोस चचा से आखिर क्या कनेक्शन, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये कनेक्शन जरूर समझाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बताते हैं कि ये शौक सोरोस चचा ने आखिर पाले कहाँ से। मई 2020 के डेटा के मुताबिक जॉर्ज सोरोस की नेट वर्थ 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि तब है जब इन्होंने अपनी असल फॉर्च्यून का 64% यानी कि 32 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी अपने एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस में दान कर दी है। यानी कि इनकी असल नेट वर्थ 40.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि ये सोरोस चचा तो बड़े भले आदमी लग रहे हैं और वैसे भी हमारे भारतीय समाज में दान वीरों का एक अलग ही सम्मान होता है, तो ऐसे में ये सोरोस चचा आखिर दावोस में हमारे भारत और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना हमलावर आखिर हो क्यों रहे हैं? ऐसा कहा गया है कि अगर किसी समस्या को ठीक तरीके से समझना हो तो हमें समय में पीछे जाकर उन परिस्थितियों का आकलन करना होगा जिन परिस्थितियों में वो समस्या उत्पन्न हुई। तो वर्ष 1930 में जॉर्जी शिवार्ट्ज का जन्म हंगरी के एक ज्यूइश यानी कि यहूदी परिवार में हुआ। वर्ष 1936 के हंगरी में ज्यूज के प्रति घृणा भावना यानी कि एंटीसेमिटिज्म बढ़ता जा रहा था। इसी से बचने के लिए इनके परिवार ने अपनी पहचान बदलने का निर्णय लिया और इसी प्रकार जॉर्जी शिवार्ट्ज बन गए जॉर्ज सोरोस। वर्ष 1944 में जब सोरोस महज 13 वर्ष के थे तब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा कर वहां के ज्यूज पर अत्याचार शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस की राष्ट्रवाद की समझ हिटलर के जर्मन नेशनलिज्म से उपजी है। कईयों के अनुसार लिबरलिज्म और ग्लोबलिज्म को सपोर्ट करने वाले जॉर्ज सोरोस शायद इसीलिए दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पर इतने हमलावर हो रहे थे और भारतीय राष्ट्रवाद का इतना भयानक चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे। पर क्या ये सच है, खास करके भारत के विषय में? वो भी तब जब भारत ने किसी दूसरे देश पर कब्जा करना तो छोड़िए, आज तक किसी दूसरे पर आक्रमण तक नहीं किया। इसके उलट जब दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स और रोग ऑर्गेनाइजेशंस को अशांति और अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग कर रहे थे, तब कोरोना महामारी फैलने पर यही हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म वाले भारत और यहाँ के सबसे फासिस्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन बांट रहे हैं। कुछ इनके हमदर्दों का ये भी कहना है कि शुरुआती अनुभव जॉर्ज सोरोस पर ऐसी छाप छोड़ गए कि दार्शनिक बनने की चाह रखने वाले जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटीज की पैरवी करने लग गए और इसीलिए उन्होंने आगे चल के अपनी एनजीओ का नाम ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन भी रखा। जिस वक्त जॉर्ज सोरोस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के छात्र थे, उसी वक्त उनका रुझान दर्शन शास्त्र में भी था। उसी समय के एक बड़े दार्शनिक कार्ल पॉपर भी वहाँ पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। सोरोस पॉपर को अपना गुरु बनाना चाहते थे।
इस पर पॉपर ने सोरोस को ओपन और क्लोज सोसाइटी पर निबंध यानी कि ऐसे लिखने के लिए कहा। निबंध पढ़ने पर कार्ल पॉपर ने जॉर्ज सोरोस को एक मौका दिया और कहा कि वो इस निबंध को रिवाइज करें। सोरोस ने जब ये निबंध रिवाइज करने के बाद कार्ल पॉपर को भेजा तो कार्ल पॉपर ने उनके किसी भी पत्र का जवाब कभी नहीं दिया। कार्ल पॉपर द्वारा दी गई ओपन सोसाइटीज की परिभाषा को अगर हम समझें तो ओपन सोसाइटी एक ऐसा समाज है जो अपने गवर्नेंस या कहें शासन करने की नियम और पद्धतियों को तर्क के आधार पर बहस के जरिए लगातार संशोधित या कहें रिवाइज और रिफाइन करता रहता हो। ये परिभाषा आजकल की डेमोक्रेसीज पर एकदम फिट साबित होती है। आज के दौर में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर की ओपन सोसाइटीज या कहें लिबरल डेमोक्रेसीज में जिस प्रकार जॉर्ज सोरोस अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं उससे हम शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस के निबंध को पढ़ के कार्ल पॉपर ने उनके पत्रों का जवाब देना क्यों बंद कर दिया होगा। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि जॉर्ज सोरोस की राष्ट्रवाद और ओपन सोसाइटी दोनों शब्दों की समझ बिल्कुल गलत है। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो भारतीय समाज से ज्यादा ओपन सोसाइटी कोई और समाज हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद सोरोस चचा भारत पर टीका टिप्पणी तो कर रहे हैं लेकिन उनके मुंह से कभी आपने खूनी इतिहास वाले कम्युनिस्ट और मजहबी हट धर्मिता के बारे में कोई भी आलोचना कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि अपने एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए सोरोस चचा आखिर दुनिया भर में कौन कौन से गुल खिला रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया पर जॉर्ज सोरोस अपरोक्ष रूप से राज कर रहे हैं। कम से कम वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के मामले में तो ये बात सच है क्योंकि वहां की लेफ्ट पार्टियों को बड़े बड़े चंदे दिए जाते हैं इनकी तरफ से। उदाहरण के तौर पर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन कैंपेन्स इन्हीं के द्वारा फंडेड थे और इसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर जॉर्ज सोरोस पर फ्रांस के इनसाइडर ट्रेडिंग केस में कन्विक्टेड होने के बावजूद आज तक बचते रहने का आरोप लगता आया है। करेंसी मैनिपुलेशन के मास्टर के तौर पर जाने जाने वाले जॉर्ज सोरोस 90 के दशक के ब्रिटिश करेंसी क्रैश और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्हें भारी प्रॉफिट कमाने के लिए तो जाना जाता ही है। इसके अलावा इन पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस करवाने और हांगकांग और मलेशिया जैसे देशों की इकोनॉमी बर्बाद करने की कोशिश करने जैसे आरोप भी लगे हैं। जॉर्ज सोरोस ने तो अपने देश हंगरी तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ, वो हंगरी की सरकार के खिलाफ भी जा चुके हैं और इसीलिए वहाँ की सरकार ने इन्हें बैन भी किया हुआ है। आरोपों की सूची यहाँ पर खत्म नहीं होती। जॉर्ज सोरोस पर अप्रत्यक्ष रूप से अरब स्प्रिंग, यूक्रेन रिवॉल्यूशन और यूरोप में इमिग्रेंट इन्वेजन कराने के भी आरोप हैं और ऐसे न जाने कितने अनगिनत गंभीर आरोप हैं जो इन्होंने अपने 90 वर्ष के जीवन काल में किए हैं या करवाए हैं। हालांकि ये बात आप कह सकते हैं कि इसमें से काफी कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हाँ हो सकती हैं, लेकिन काफी आरोपों को सच साबित करने के लिए कई साक्ष्य और सबूत भी मौजूद हैं, जैसे कि दिल्ली दंगे, CAA जिसका भारतीयों से कुछ लेना देना ही नहीं था, ये तो सिर्फ पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाइयों को नागरिकता देने का कानून था। अरब स्प्रिंग और यूक्रेन रेवोल्यूशन की तर्ज पर ही हमने देखा कि किस प्रकार एक फंडेड वर्ग भ्रामक खबरें फैलाकर और दुष्प्रचार करके दिल्ली दंगे करवाए गए ताकि भारतीय सरकार को गिराया जा सके, तख्ता पलट किया जा सके। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से NRC के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहाँ हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी चेयरमैन रह चुके हैं। इस लिंक को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए एक मोटी रकम खर्च की है।
इसके अलावा हर्ष मंदर भारत की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य रहे हैं और इनकी खुद की एनजीओ अमन बिरादरी ट्रस्ट के अगर हम गतिविधियों को देखें तो उसमें हमें राजीव गांधी फाउंडेशन का भी जिक्र मिलेगा और उससे साफ होता है कि भारत की पॉलिटिक्स में भी जॉर्ज सोरोस का एक बड़ा दखल है। देखिए, किसी देश के पॉलिटिक्स में अप्रत्यक्ष रूप से दखल अंदाजी करना एक बात होती है, लेकिन दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस प्रकार जॉर्ज सोरोस ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है, उससे एक बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने भी भारत में कई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ऐसे में क्या उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स की फिक्र नहीं? देखिए, इस सब के पीछे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इतना सफल व्यक्ति जो दुनिया भर में इतनी सारी सोची समझी गतिविधियां चला रहा हो, तो उसके पीछे का कारण बचपन में हुआ कोई छोटा सा अनुभव हो ही नहीं सकता। क्या इस सब के पीछे जॉर्ज सोरोस की एक बड़ी महत्वाकांक्षा छुपी है? अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे की महत्वाकांक्षा सिर्फ दुनिया भर में पॉलिटिकल कंट्रोल पाना मात्र नहीं, बल्कि दुनिया भर के हर एक व्यक्ति की दिमाग, सोच, समझ, विचारधारा, पसंद नापसंद, हर चीज पर कंट्रोल पाना हो, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के हर मनुष्य को एक ह्यूमन रोबोट में परिवर्तित करना, जिसका शरीर तो खुद का है, लेकिन दिमाग, प्रोग्रामिंग और कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर आपको मेरी बात सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है तो जरा इस लीक्ड टेप को सुनिए। We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other publications whose directors have attended our meetings and restricted their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity. But the world is now more sophisticated and prepared to march toward a world government. That these men aim to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. In short, they seek total and quiet control of the entire world. तो क्या है दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सक्षम और धनाढ्य कबाल के मन में आखिर इनकी महत्वाकांक्षा है क्या, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इनकी महत्वाकांक्षा में रोड़ा बन रहा है, जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वे भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें।